जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। मैं अभी रांची लोकसभा में हूं और रांची में मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे टाइगर से जो अभी मांद से निकला है। और मांद से निकलने के बाद इन्होंने जो दहाड़ा है ना, वो दहाड़ से पूरे रांची लोकसभा को हिलाकर रख दिया है। और ये भीड़, ये प्यार रैली आप देख सकते हैं। मैं वीडियो में चला रहा हूं। इनको जो प्यार मिल रहा है, महिलाएं जो प्यार दे रही हैं, पैसे दे रही हैं, फूल माला पहना रही है, इनको निहूच रही है। शादी में जो होता है ना पूरा विधि विधान, वो हो रहा है। सोचिए इनको अभी से कितना प्यार मिल रहा है ग्रामीणों के द्वारा। आप देख सकते होंगे वीडियो में, ये जहां जा रहे हैं महिलाओं का प्यार मिल रहा है, फूल माला पहनाया जा रहा। और इन देवेंद्र नाथ महतो जी को सिर्फ उतना नहीं, पैसे से भी मदद किया जा रहा है। महिलाएं, गरीब महिलाएं जो एक एक दो दो रुपया के लिए तरसती है, इनके लिए 150 रुपए जमा करके दे रही है। सीधे मिलाते हैं और जानते हैं उनसे कि आज हम रांची में हैं और रांची में क्या स्थिति परिस्थिति है। सबसे पहले स्वागत है देवेंद्र दा, कैसे हैं आप? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और ठीक है, बढ़िया एक है। एक चीज जानना चाहेंगे देवेंद्र, सबसे पहले कि ये राजनीति में आने के बाद आप जब नॉमिनेशन कराने गए, वो पल क्या था जब तुरंत आपको वहां से प्रशासन ने गिरफ्तार किया? उससे स्टार्ट करें। जी, बिल्कुल, जिस लोकतांत्रिक देश में बड़े-बड़े विद्वानों का लोकतंत्र का बखान करते हुए कंठ नहीं सूखता है। हर बड़े-बड़े विद्वानों का लोकतंत्र पर एक ज़रूर कुछ न कुछ किताब है और उस लोकतंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा कीमती चुनाव और वोट होता है। और चुनाव में नामांकन के लिए उपायुक्त कार्यालय दूसरा तल्ला पहुँचने के बावजूद बिना नामांकन किए दिए गिरफ्तार करके हम चीख-चीख कर चिल्लाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, निवेदन करते रहे कि मुझे नामांकन करने दिया जाए। लेकिन पता नहीं ऐसा कानून का डंडा मुझ पर पड़ा कि जो जेपीएससी का भ्रष्टाचारी था उसको उजागर करने का परिणाम मेरा ये हो गया कि हम लोकतंत्र का सबसे कीमती वोट के लिए नामांकन तक करने नहीं दिया गया था और वहाँ से हमको गिरफ्तार करके सीधे हटवार जेल में ले जाकर के कैद कर दिया गया। हालाँकि बाद में वकील साहब प्रस्ताव के माध्यम से नामांकन हो गया और हम लोग चुनाव भी बहुत उत्साह के साथ लड़ रहे हैं। एक मिनट देवेंद्र जी, आप 17 दिन जेल में रहे। 17 दिन वो क्या सोच रहे थे आप चुनाव के बारे में? क्या आपके दिमाग में चल रहा था इसके बारे में? देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे जेल के अंदर मेरा पहला कदम रखते ही मेरा होश उड़ गया और पहला जो हमको वार्ड ले गया, वहाँ हम अपना सोच-सोच के आत्मचिंतन करते-करते इस तरीके से खो गए थे कि सिर्फ़ मेरा ये हाड़ माँस का शरीर अंदर था, बाकी मेरा सोच, मेरा आत्मा, मेरा मनन, विचार, सोच सब कुछ संघर्षशील साथियों के साथ, जनता के साथ था और हम हमेशा सोच-सोच के इस बात पर मेरा आँसू आ रहा था कि झारखंड प्रदेश का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए किया गया है, लेकिन आज उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। यहाँ के तमाम पार्टी के लोग आज यहाँ के हक अधिकार के हित में बात भी नहीं कर रहे हैं। अबुआ दिसुम अबुआ राज के दिशा पे झारखंड चल भी नहीं रहा है और इस बीच में हम लोग अगर प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे बड़े अपराधी की श्रेणी में रखकर बड़ी-बड़ी धारा लगाकर हम लोग को जेल में कैद रख दिया गया है। अब ये इस तरीके से चलता रहे तो हमारा झारखंड का स्थिति क्या होगा? यहाँ का खूबसूरती, जल, जंगल, ज़मीन का क्या होगा? यहाँ का आने वाला पीढ़ी के बच्चों का क्या होगा? यही सब सोच-सोच के हम आँसू आ गया। अंततः जेल के अंदर पहला वो जो एल्युमिनियम का थाली होता है, उसमें मेरा पहला रोटी आया। रात्रि का समय था, खाने का इच्छा नहीं था। सभी के दिए, सभी को रिक्वेस्ट किया तो हम जैसे ही पहला टुकड़ा मेरा रोटी मेरा मुँह से गया, अंदर से भगवान बिरसा मुंडा का और भगत सिंह का स्मरण स्वतः आया और आने के बाद एक अलग सा खून का धारा वहाँ पूरा शरीर पे मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और हम यही सोचे कि जिस मोड़ पे यह झारखंड है, अब तो हर हाल में हम लोग को अंजाम तक पहुँचाना और किसी भी हाल में जेल के अंदर अपना मनोबल को नहीं कम होने देना है। और अब तो उसी समय से हम एक मेरा सोच भी आया और हम किताब भी लिखने बैठ गए क्योंकि मेरा जन्म स्थान जो है कि हटलो पंचायत में आता है, तो हटलो से हटवार तक का जो संघर्ष का सफ़र है और संघर्ष के सफ़र के दौरान जो उस किताबों में हम बहुत चीज़ बयान किए हैं और यह किताब आने वाला पीढ़ी अपने हक अधिकार के लिए एक संघर्ष का बहुत बड़ा प्रेरणादायक साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इसमें अपना आत्मकथा में अपना संघर्ष की गाथा लिखी है कि अपने हक अधिकार पर एक साधारण सा छात्र होते हुए कितना पुलिसिया लाठी इस बदन पर पड़ा है। अनेकों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान बिताना पड़ा है, इस राह पर अपना माँ को भी खोना पड़ा है और अंततः कसम खाए जब नीति नहीं बना तो हम कि जब तक नीति नहीं बनेगा अपना बाल भी नहीं कटाएँगे। और फिर आज इस कठिन राह पे जेल तक भी आना पड़ा। लेकिन हम इस सारे महसूसों को हम देख रहे हैं कि ये सारे महसूस
जो हो रहा है, ये जो कष्ट है, ये कष्ट जो है कि जो कष्ट यहाँ से नकली रोजगार जो है कि यहाँ के गरीब किसान मजदूर का बेटा-बेटियों को साजिश करके बाहरों को बेचा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं कम कष्ट है। ये जो हमारा कष्ट था, यहाँ के मजदूर, गरीब, किसान का हक मारा जाता है, उससे मेरा कम कष्ट है। ये जो मेरा कष्ट है, यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के जंगल-झाड़ को जो बेचा जा रहा है, यहाँ नीति कानून नहीं बन रहा है, यहाँ का नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के पास पैसों का पहाड़ मिल रहा है, उससे जो कष्ट हो रहा है, उससे ये कष्ट मेरा कम है। और आज हर कष्ट को अंततः हम जेल से कसम खाकर निकले और इस इतना सा उम्र में हम जेल के बाहर का भी ज़िंदगी को देखें, जेल के अंदर का भी ज़िंदगी को देखें। हमको कुछ विशेष सुविधा देने का भी बात आया था, हॉस्पिटल तरफ शिफ्ट करने का, लेकिन हमने कहा कि मैं एक साधारण कैदी, एक गरीब से गरीब कैदी जैसे रहता है, जहाँ रहता है, जो खाना खाता है, हम उसी खाना को खाएँगे। क्योंकि हमको सीखना है कि जेल में कैसे व्यवहार होता है, जेल में कैसे लोगों को अधिकार का हनन होता है। तो फाइनली बिल्कुल परिचित तो थे, वहाँ पे हम चर्च जाने से पहले ही चर्चित थे और सभी कोई कैदी लोग मिलने में उत्सुक भी थे। वो तो एक अलग मोमेंट था, वो भी यादगार पल ही रहा। लेकिन जो हम चीज़ों को समझे जेल के बाहर और जेल के अंदर, तो एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ के जो भी राजनीतिक संगठन है, या भाजपा हो या कांग्रेस हो या गठबंधन का जो भी क्षेत्रीय दल हो, ये सारे लोग सिर्फ अखबार के पन्नों पे लड़ते हैं और मीडिया के कैमरा के समक्ष लड़ते हैं। बाकी सब एक ही सोच, एक ही विचारधारा कि गरीब का शोषण करो। और जिस प्रकार जेल के बाहर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई अन्य धर्म के हो, सभी का बाहर शोषण होता है। आप जेल उसी प्रकार जेल के अंदर भी गरीब का शोषण हो रहा है। आप जेल से जब निकले थे देवेंद्र दा, आपके हाथों में किताब थी। जाते समय हथकड़ी और निकलते समय किताब। जिस तरह भगत सिंह के हाथों में किताब थी जेल के अंदर, उस तरह से अभी भगत सिंह का नाम भी लिया। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल हम लोग चूँकि हम लोग को पता है कि जिस लड़ाई को अपने कंधों पे हम लोग लिए हैं, किसी भी दिन हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी पे कहीं भी जो है कि कमज़ोर ना हो और हौसला से लड़े। इसलिए 3 डायरी हम लिखे हैं अंदर और कई किताब को पढ़े हैं और उसको अभी हम लोग प्रकाशन के माध्यम से प्रिंट भी कराएँगे। तो हम नहीं भी रहे तो उस किताब के माध्यम से आज जो है कि चूँकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं, निर्मल दादा को पढ़ते हैं, तो आज उन्हीं लोग का जीवनी से हम लोग को एक हौसला मिला है, प्रेरणा मिला है और आज अपना हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो चूँकि आने वाला पीढ़ी को भी ये विरासत मिले और उसको हौसला मिले कि सिर्फ सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर के दौर में ही लड़ाई नहीं हुआ। उसके अगला दौर निर्मल महतो के दौर में भी लड़ाई जारी रहा। निर्मल महतो के दौर के बाद हम लोग के दौर में भी लड़ाई जारी है। ये चीज़ आने वाला पीढ़ी को हम लोग जो है सौंपना चाहते हैं, इसलिए किताब लिखे हैं। देवेंद्र दा जेल से निकले 21 तारीख को। मात्र 2 दिन का समय मिला उन्हें प्रचार प्रसार के लिए और 2 दिन में वो ग्रामीणों तक कैसे पहुंचे, लोगों को तक कैसे पहुंचे, इतना रांची का लोकसभा बहुत बड़ा है, 5 विधानसभाएं हैं, उस तक कैसे पहुंचे, उनकी विचारधारा तक कैसे पहुंचे? देखिए, बिल्कुल बात ऐसा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो लड़ ही नहीं रहा है। पहली बात तो देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ एक नाम है और उस नाम का प्रयोग किया गया है एज ए डॉक्यूमेंट पे। बाकी यहाँ के जनता लड़ रहे हैं। रांची लोकसभा का कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका परिवार से आज उसका खर्च नहीं हुआ है और न ही वो घूम निकल के घूमा नहीं है। हमने 3 दिन घूमने के दौरान पूरा 6 विधानसभा को कवर किया। लास्ट 3 दिन में बाकी पार्टी के लोग दिखाई नहीं पड़े, तो उससे पहले का कहानी हमको पता ही होगा और सिर्फ जिस प्रकार समुद्र को देखते हैं तो पानी ही पानी नज़र आता है, मरुस्थल को देखते हैं तो बालू ही बालू नज़र आता है, उसी प्रकार हम लोग देखे और तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जेबी केसेस नज़र आया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो हमारे लोग इससे पूर्व का चुनाव दारू, मुर्गा, पैसा लेकर के दिग्भ्रमित होते थे, वो लोग आज जो ₹100 के लिए तरसते मतलब ₹10 के लिए तरसते हैं, वो ₹100 खर्च करने के लिए तैयार हैं और वो लोग तो चीख-चीख के बोल रहे हैं कि बाबू हम लोग पहले भी करते ये चीज़, आप लोग नहीं रहते फिर भी। उसी पर हमारे देवेंद्र दा, आज तक लोकसभा चुनाव हो या कोई चुनाव हो और प्रत्याशी पैसे खर्च करते थे, लेकिन पहला कोई जेबी केसेस का प्रत्याशी था। मैंने खुद न्यूज में देखा था कि पूरे रांची से, इतने बड़े जगह से, जो टाउन के रूप में माना जाता है, झारखंड का सबसे स्मार्ट सिटी में है झारखंड का, जमशेदपुर, रांची, ये तो 2 बहुत स्मार्ट सिटी है। यहाँ से आपको इतनी सारी अनाज, इतनी रुपए चंदा में, क्या एक अलग क्रांति थी कि कोई लेता था लेकिन आज आपको मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, इसके लिए पिछले कई सालों का हम लोग का ईमानदारी से संघर्ष है। हम लोग हमेशा ईमानदारी से समझौता नहीं किए हैं, सच्चाई से समझौता नहीं किए हैं। क्योंकि जेल कई नेता, लेकिन जेल जेल के अंदर का भ्रष्टाचार को किसी ने आके कहने का हिम्मत नहीं किया।
हम भी सोचे और अपने आप को कहे कि अगर हम भी चुप रहेंगे तो जेल के अंदर का शोषण फिर कौन कहेगा। इसीलिए हम कभी सच्चाई से समझौता नहीं किया। अब तक का जितना भी नेता लोग थे, वो लोग सिर्फ लाल कार्ड, आधार कार्ड, रोड, पुल, नाली इतना ही बताया था कि हम लोग ने जाके बताया कि वोट का बहुत बड़ा महत्व है। वोट से तय होता है कि बच्चा को शिक्षा कैसे मिलेगा। वोट से तय होता है कि राशन का सामान का दर क्या होगा। वोट से तय होता है कि अगर बीमार होंगे तो दवाई का दाम क्या होगा। वोट से ही तय होता है कि कपड़ा-लत्ता पहनने ओढ़ने का दाम क्या होगा, बस का किराया क्या होगा, मोबाइल का रिचार्ज का दाम क्या होगा, गाड़ी का पेट्रोल का दाम क्या होगा। ये सारा चीज़ वोट से ही तय होता है। अगर वोट बेईमानों के पास गया तो हम लोग का कोई नहीं सुनेगा, रोते-बिखरते रहेंगे, आँसू बहाते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। अगर हम लोग चट्टानी एकता दे करके, कंधा पे कंधा मिला करके, कमर कस के हम लोग हाथ पे हाथ मिला करके एकजुट होके वोट करेंगे तो हम लोग आदिवासी मूलवासी का शासन आएगा। और जिस दिन आदिवासी मूलवासी का शासन आएगा तो उस दिन आदिवासी मूलवासी के हिसाब से प्रशासन काम करेगा, ब्यूरोक्रेट्स काम करेगा, इनके हक अधिकार के पक्ष पर नीति कानून बनेगा और आने वाला भविष्य का सुधार होगा। इसीलिए ये सबका लड़ाई है। इसलिए सबको आज घर का सब खजाना खाली कर करके निकाल रहे हैं पैसा। बहुत कोई का हम एग्जाम्पल है, किसी ने एलआईसी तोड़ा है, किसी ने अपना फिक्स डिपॉजिट को तोड़ा है और यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। और ऐतिहासिक बात गर्व के साथ कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी नामधारी जो बड़े-बड़े कंपनी का अरबों-अरबों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन वो लोग दोनों मिला के जितना प्रचार प्रसार नहीं किए हैं, उससे ज्यादा हम लोग एक गरीब किसान मजदूर के सहयोग से किए हैं। 37 को गाड़ी का तो परमिशन है, बाजा गाड़ी का। ये देख के तो हमको लगा कि ये आश्चर्य रिकॉर्ड तोड़ है ये। तो कहीं ना देवेंद्र महतो को भी पता नहीं है कि कितने प्रचार हमको गाड़ी। कुछ पता नहीं है। मेरा मेरा पॉकेट से चौवन्नी खर्च नहीं हुआ, बल्कि पॉकेट में डालिएगा तो आम आदमी का दिया हुआ कुछ अच्छा, ना कुछ पैसा एक चीज मिलेगा। देवेंद्र दा, हर पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। जहाँ जाइएगा चावल दाल मिलेगा, गाड़ी में देखिएगा चौवन्नी नहीं खर्च हुआ है। देवेंद्र दा, एक चीज हम आप तो ये सच्चाई बता रहे हैं, एक चीज पूछना, बहुत सारे प्रत्याशी राबड़ी मलाई खाते हैं, एसी में रहते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को माड़ भात और पानी भात ही खाते देखा जाता है। क्या ये पूरी जमीन से जुड़ी हुई चीज है या सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए? देखिए, हर दौर पे हर तरीके के लोग होते हैं। जब अंग्रेज यहाँ आके लूट रहा था, शोषण कर रहा था, बहुत कोई भारत के लोग अंग्रेज की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उसी दरमियान यहाँ के शोषण के खिलाफ बहुत कोई ने लड़ा। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यही माड़ भात मड़ुआ रोटी खा के जो है कि टूटा-फूटा धनुष और मशाल लेकर के लड़े, जिसके परिणाम से एंटी एक्ट और एसपीटी एक्ट बना। आज तक हमारा जमीन सुरक्षित है। और जब खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य को 88 साल तक जब अलग राज्य नहीं दे रहा था, तब निर्मल महतो लोग हँसते-हँसते खून बहाया और एक नौजवान में उलगुलान हुआ, तब जाकर के बाध्य होकर के अलग राज्य हमको मिला। उसी प्रकार 24 साल के राज्य में अगर नीति नियमावली नहीं बनता है, तो इस दौर पे भी बाकी बहुत कोई लूटने वाले हैं, तो इस दौर पे भी कोई अपना हँसते-हँसते अपना कुर्बानी देने के लिए है। ये हर दौर पे सच्चाई है। आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग का स्पष्ट नीति है, हम लोग कभी भी आज जो है कि आज तक हम लोग अपना कुर्बानी ये कभी भी विचलित नहीं हुए। चाहे मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात हो, विधानसभा घेराव की बात हो या बंदी के दौरान की बात हो, पूरा जितना 606 थाना में हम लोग का नाम गूंजता था, 606 थाना में हम लोग का स्टूडेंट का एफआईआर हो गया। आज पुलिस का इतना लाठी डंडा पड़ गया, आज घर का त्याग करना पड़ा, माँ को खोना पड़ा, लेकिन इतना चीज को सहे, अंदर ये जेल तक में कैद हो गए, लेकिन अपना रास्ता से, ना आत्मा से, ना अंदर से, ना मन से, ना दिमाग से, किसी भी तरीके से कहीं भी विचलित नहीं हुए हैं। तो और जान भी दे देंगे, लेकिन जो लड़ाई और जो विचारधारा से निकले हैं, इससे तो हम लोग कभी विचलित नहीं हो एक सकते अंतिम हैं। सवाल, बहुत देर समय ले लिया आपका, बहुत कीमती समय है अभी। रांची लोकसभा में जीतने के बाद देवेंद्र नाथ महतो पहला स्टेप क्या लेंगे? पहली जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करें? ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि चूँकि एक सांसद का रोल मेरा नहीं रहेगा, जो आम सांसद का होता है। क्योंकि ये सांसद हम नहीं बन रहे हैं, ये सांसद जनता बन रहा है। तो सांसद का जो फंड होता है, सांसद का जो वेतन होता है, क्योंकि जनता इन्वेस्ट कर रहे हैं, जनता खर्च कर रहे हैं, जनता भूखे प्यासे समय लगा रहे हैं, तो ये जनता का अधिकार है। जिस गाँव पे जो काम होना है, जो प्रायोरिटी में पहला काम आएगा, वो लोग खुद इंजीनियर बुला करके हम लोग के सहयोग से वो काम करा लेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी सैलरी से। सैलरी फंड सब जनता अपने मर्जी से जो प्रायोरिटी में पहला आएगा, उसको इंजीनियर बुला करके उन लोग का मर्जी से काम होगा। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा सांसद का फंड और वेतन से। मेरा दायित्व है, जो एक हमको जिम्मेवारी मिला है, मेरा जो कर्तव्य है कि आज चांडिल डैम में 84 मौजा 116 गांव उजड़ा, आज कहाँ है वो लोग का एक डॉक्यूमेंट तक नहीं बनता है सरकारी कार्यालय से, इसका हिसाब रखना मेरा काम है। टाटी सिटी के आसपास की बात करें, रांची आसपास की बात करें, एचआईसी, उषा मार्टिन जैसे सैकड़ों बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें लगभग लाखों लाख लोग काम करते हैं। ये जमीन जिस नाम से लिया गया था, उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। एचआईसी
प्रोडक्शन के नाम से, यहाँ के विकास के नाम से, आने वाला विस्थापितों का पीढ़ी का भविष्य के बेहतर भविष्य के नाम से जमीन लिया गया, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आज एचएससी का जमीन आज अमेठी को, आईआईएम को, अलग अलग प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, जो वहाँ के लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा है। तो जिस नाम से जमीन अधिग्रहण किए थे उसका काम न करके कंपनी को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और जमीन को लूट लिए और वहाँ का भविष्य को बर्बाद कर दिया। इसका हिसाब रखना मेरा जो दायित्व होगा। आज गेतलसूद डैम, धुरवा डैम, कांके डैम, ये तमाम डैम पे जो विस्थापित लोग हैं आज कहाँ गए, इसका किसी का कोई लेखा जोखा नहीं है। इसका लेखा जोखा करना। आज अगर हम खलारी से बुढ़मू तक की बात करें तो एक कॉलेज नहीं है, यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। प्रत्येक घर से रांची 60 किलोमीटर आके कॉलेज करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। सबसे पहले तो जाके डेट मांगेंगे कि बताइए मोदी जी, चाहे जो भी प्रधानमंत्री जी रहेंगे, चाहे राहुल जी रहेंगे, उसको बताइए, डेट बताइए कब बुढ़मू खलारी में कॉलेज बन रहा है। और जो उधर सीसीएल अपना भूमि अधिग्रहण किया है वहाँ माइनिंग के नाम से, तो वो जमीन जो अधिग्रहण किया है सीसीएल के नाम से नहीं है, वो जमीन आज वहाँ बाहरी लोगों के नाम से रसीद कट रहा है। इतना बड़ा कैसे लूट हो रहा है इस राज्य में। ये तमाम जो गड़बड़ी हो रहा है, ये शक्ति लेकर के ये सब पे हमको सुधार का काम करना है। बाकी हम जो लोग लड़ रहे हैं, ये लोग विकास का काम करेंगे, ये लोग फंड का काम करेंगे, ये लोग देख लेंगे कैसे करना है। मेरा जाकर के एक लोग जाके टाइगर जी, हम लोग, संजय जी लोग, मनोज जी लोग, ऐसे सबको हम लोग जाकर के इस राज्य का हर बात, यहाँ के दबे कुचले का आवाज को हम लोग बनेंगे और एक एक चीज को सुधार को लेकर के हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी देवेंद्र, आप अंतिम में अपने साथियों को, अपने रांची लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या किस तरह वोट करें? जी, हम तमाम सम्मानित मतदाताओं से हम यही संदेश देंगे कि जिस दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग पूंजीपति वर्ग जो लोग होते हैं, जो पूंजीवाद को विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि मजदूर को हम 100-200 में खटाएं और उसका सारा प्रोडक्शन हम लूट के ले लें, तो उन लोग का नजर यहाँ का कोयला पे, यहाँ के बालू पे, यहाँ के जल जंगल जमीन पे, यहाँ के नौकरी पे, जेपीएससी जैसे संस्था को भ्रष्ट कर दिया। यहाँ के सारे चीज को उन लोग का नजर लूटने में, और हम झारखंडियों का नजर इस धर्म का, वो धर्म का, इस जाति का, उस जाति का। तो इस दृष्टि को बदलें और जिस दिन एकजुट होंगे, जिस दिन अपना कंधा पे कंधा मिला लेंगे, हाथ से हाथ मिला लेंगे, उस दिन झारखंडियों का सत्ता आएगा, शासन आएगा और उसके अनुसार प्रशासन। सिंबल के बारे में बता दें। इसीलिए अपना सर का सुरक्षा के लिए हेलमेट छाप बांधते हैं, तो अब घर का सुरक्षा के लिए, आने वाला पीढ़ी का सुरक्षा के लिए इस बार हेलमेट छाप पर सभी को मिल करके 24 सीरियल नंबर पर 2024 में परिवर्तन कीजिए। यही विनम्र अपील है। धन्यवाद। देवेंद्र नाथ महतो जी से मैंने मिलाया, इन्होंने सारी मुखर बातें आप सभी के बीच रखी और इन्होंने साफ कर दिया कि झारखंड में अगर इस तरह गरीब बेटा बनता है आपका सांसद, तो आपकी आवाज को सांसद तक पहुंचाएगा, केंद्र तक पहुंचाएगा, और जब केंद्र तक बातें पहुंचेगी तो आपकी आने वाला कल बेहतरीन होगा, बेहतर होगा। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और सही मायने में मैं खुद इनके साथ कवरेज के लिए कुछ मोहल्ले में, कुछ गांव में गया और मैंने जो महिलाओं का प्यार इनके प्रति देखा, इनको जिस तरह से माला फूल से इनको स्वागत किया गया, इनको प्यार दिया गया, कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है अब झारखंड में। रांची में 25 तारीख को चुनाव होने वाली है और 4 तारीख को खुलेगा वो पिटारा जिसमें सबका भाग्य लिखा हुआ होगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।